दोस्तों आज पेश है कफन हीरे का। ये कौन चित्र है दोस्तों? कफन हीरे का। कोटवाला के नाम से प्रसिद्ध हीरे का व्यापारी सेठ श्याम सुंदर अपने ऑफिस में हीरे को बारीकी से परखने में व्यस्त था। तभी हे जल्द जल्द हीरे को समेटकर उसने मेज की दरार में बंद करके पत्थर पर लिपटे हुए कागज को पढ़ने लगा। मिस्टर कोटवाला, यह मेरा तीसरा पैगाम है। अपना बोरिया बिस्तर समेटकर इस देश से कूच कर जाओ, वरना इसे महज धमकी मत समझो, क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि तुम हीरे के धंधे शुरुआत कहाँ से की, कैसे की है। सेठ श्याम सुंदर काफी देर को दो बार पहले भी धमकी मिल चुकी थी, लेकिन उसने कोई विशेष अहमियत नहीं दी। लेकिन इस तीसरी धमकी को देने वाले को नाजुक नस को छू लिया था। आखिर किसी को क्या मालूम कि मेरा हीरे के धंधे की शुरुआत कैसे और कहाँ से की। सोचते हुए उसे अपनी चेतना की कल्पना में तल पितर की भांति उभरने लगा। अचानक ही ओह, यह खराब मौसम हो गया है। अब क्या करें? ऐसे आदि आंधी में हम कहाँ जाएंगे? और राज इधर उधर देखते हुए वहाँ कोई होगा, हम वहाँ चलते हैं। और वह डाक बंगला मात्र एक नेपाली चौकीदार बहादुर था। हमारी कार खराब हो गई है, आज रात यहाँ ठहरने के लिए जगह चाहिए, अवश्य मिलेगी साहब। और आप लोग आराम से रुके और चाय पानी और भोजन का बंदोबस्त करता हूँ। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। और भोजन करने के पश्चात रघुराज ने तो लड़ते ही नींद आ गई, मगर रक्षा आधी रात को तक नहीं सो पाई। देखती हूँ आधी रात का आधी आंधी ज़्यादा जोर है या कम। और खिड़की खोलने आधी आंधी तेज झोंका अंदर आया। ओह, यह क्या? यह आवाज़ कैसी थी? कुछ नहीं, हवा से यह तस्वीर नीचे गिर गई थी। और नीचे गिरी तस्वीर को उठकर नीचे गिरी तस्वीर, वहाँ एक छेद नजर आ रहा था। अरे यह छेद कैसा है? ठहरो देखता हूँ। और राज सावधान, इसमें कोई खतरनाक सांप बिच्छू हो सकता है। रघुराजन ने जब छेद से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक मखमल की थैली थमी थी। रघुनाथ ने थैली को मेज पर उल्टा। तस्वीर से गिरने की आवाज़ सुनकर बहादुर भी वहां पहुंचा। साहब, यह तो हीरे हैं, यह मुझे उस छेद से मिले हैं। तब तो यह अंग्रेजी शासन के समय से छिपाए गए हैं। जनरल गौतम के अमूल्य हीरे। जनरल गोम्स के अमूल्य हीरे, हमें इसे सरकार को हवाले कर देना चाहिए। तब रघुवन काफी को सोच रहा था, इन हीरों से मेरी बिगड़ी हुई जिंदगी सुधर जाएगी। रघुराजन ने एक कपड़ा मिल का मालिक था, और मगर घोड़े की रेस में खेलने की लत पड़ी हुई थी, कर्ज में डूब गया था। वह धंधे से किनारा करने का निश्चय कर लिया हुआ था। इस संबंध में वहाँ नैनीताल में मिल शेयर होल्डर के साथ मीटिंग में शामिल होने जा रहा था। रास्ते में कार खराब होने जाने के कारण डाक बंगले में ठहर गया। अगले ही पल, सुनो, यह हीरे मुझे मिले हैं, इसलिए ये मेरे हैं। मैं तुम्हें इनमें से हिस्सा दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? यह देश की संपत्ति है, आपको इस सरकार को सौंप देना होगा। यह हरगिज नहीं होगा। तब मैं पुलिस को खबर करनी होगी। अगले ही पल, हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस फोन करते देख रघुराम तेजी से उसकी ओर बढ़ा, और बाकी सब उस बहादुर के मुंह में गले में अटक कर रह गए। अपनी आपकी मौत तू स्वयं ही जिम्मेदार है बहादुर। ये तुम क्या कर रहे हो? भगवान के लिए छोड़ दो इसे। मगर रघुवन को हाथों में सख्त दबाव के बहादुर का काम तमाम कर दिया। ये तो गया। हीरो की खातिर मैं इसे मार डाला। हाँ, इन हीरो के लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ। किस्मत से हाथ लगे वाले करोड़ों रुपए के हीरे को संभाल कर पुलिस को देने से क्या तुक? मैं जन्नत की सारी सुख सुविधा कदमों में डाल सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी मासूम के खून से रंगी हुई खुशियों को तुम इन हीरो को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। रघुवरन ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जिद देखी मन मन निश्चय किया।
अब मुझे इस जिद्दी औरत को भी ठिकाने लगाना होगा। और अगले ही पल इस एक चोट से रक्षा का जीवन छीन लिया था। और फिर उन्हें सुनिश्चित योजना के तहत रघुराम ने यू बहादुर को अपने कपड़े और घड़ी अंगूठी पहना दी और दोनों लाशों को सड़क पर खड़ी अपनी कार की अगली सीट पर डाल दिया। अब ठीक है। और फिर उस कार को पा, पास की खाई में धक्का दे दिया। और जल्दी यह मेरी जिंदगी की एक अध्ययन कहानी हुआ। अब जिंदगी अब नई जिंदगी शुरू हो गई मेरी। इस दोहरे हत्याकांड से पुलिस को महज एक दुर्घटना मानते हुए कई छानबीन नहीं की। और जब रघुवन अपने पूरी तरह सुरक्षित समझने लगा, सेठ श्याम सुंदर के रूप में अपनी जिंदगी बसर करने लगा। लेकिन आज से तीसरी बार मिले इस धमकी पत्र ने उसकी जिंदगी को एक भयानक हलचल मचा दी। आखिर कौन है यह जो मेरी इस बीती घटना जिंदगी के बारे में जानता है? बहुत सोचने पर भी किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंचा पाया। उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से अगले दिन एक विज्ञापन में अखबार में छपवा दिया। एक ड्राइवर कम बॉडीगार्ड की आवश्यकता है, तगड़ा वेतन, रहने खाने पीने की जगह, मुफ्त फोन नंबर ये। और उस विज्ञान को पढ़ने वाले बीमा भी था। बहुत तगड़ा वेतन बॉडीगार्ड हूँ। और थोड़ी देर बाद ही बीमा ने थर्ड क्लास रेस्टोरेंट का नंबर पर फोन कर रहा था। आज के विज्ञापन में छपे के बारे बात करना चाहता हूँ, 4 बजे मिलो। और फिर दूसरी तरफ से श्याम सुंदर की सेक्रेटरी लाली से पता बताने के बाद फोन रख दिया। बीमा ने भी रिवॉल्वर रख दिया और अपने पीले भद्दे दांत निकाले और रेस्तरा के मालिक के सामने आ खड़ा हुआ। ही पहलवान जी, उधार की लिस्ट काफ़ी लंबी होती जा रही है। कुछ बस थोड़े दिन इंतज़ार करो सेठ, सबसे पहले तुम्हारी लिस्ट छोटी करूँगा। और शाम को ठीक 4 बजे ही सेक्रेटरी लिली लाली से मिलने के बाद श्याम सुंदर ऑफिस में प्रवेश कर रहा था। गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस, कम इन। भीमा पहलवानों जैसे डील डोल को देखकर उसे कुछ राहत हुई। और फिर औपचारिक पूछताछ के बाद उसे वह धमकी भरा पत्र ले पड़ो इसे। गुलाबी रंग के धमकी भरे पत्र पढ़ते ही भीमा दौलत की खुशबू नजर आने लगी। वह एक अपराधी प्रगति का शख्स था। हूँ तो ही हीरो के चक्कर है। वैसे ही कागज का ऐसा रंग अधिकतर औरतें पसंद करती हैं। और पे की राइट अंडरलाइटमेंट भी अन्य अक्षरों से कुछ टेढ़ी है। सर, आप फिक्र मत कीजिए, हर कीमत पर लड़ाई में माहिर हूँ। आज के बाद कोई आपको पास भटक नहीं पाएगा। थैंक यू सर। गुड, तुम्हारी नौकरी पक्की, 10,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। और शाम 5 बजे श्याम सुंदर कार हमेशा की तरह शहर में बने अपने फार्म हाउस की तरफ जा रही थी। वह आजकल फार्म हाउस में ही रह रहा था। फार्म हाउस पहुंचने पर अपनी पत्नी रोमा और बीमा का एक छोटा सा परिचय कराया। रोमा, यह बीमा है, मेरा बॉडीगार्ड। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। न जाने क्यों बीमा को देखकर रोमा की आंखें बहस की झलक उभरी और बीमा की निगाहों छिपी न पाई। सेठ की पत्नी मुझे देखकर घबरा रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो बीमा, तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। यस सर। उस फार्म हाउस में श्याम सुंदर अपनी पत्नी रोमा के अलावा कोई और नौकर नहीं रहता था। रात को सोने से पहले बॉडी गार्ड रखने की क्या जरूरत थी डार्लिंग? अच्छा, तो हम विदेश चले जाते, वहाँ तुम्हारा धंधा भी चल सकता था। रीमा बीमा मुझे पूरी सुरक्षा की गारंटी दी है, अब मुझे कुछ नहीं होने वाला रोमा। और उस दिन बीमा सोए साय की तरह श्याम सुंदर के से चिपका रहता। जब भी रोमा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। और एक दिन वह श्याम सुंदर को अपनी सहेली की शादी में बीमा के बिना ही ले जाने में कामयाब हो गई। और बीमा भी ऐसे किसी मौके की तलाश में था, फौरन कॉटेज की तलाशी लेने में जुट गया। फिर उसने घर के एक कोना छान मारा, लेकिन अंत में पुराने टूटे फूटे सामान से भरे कमरे में उसे अपनी उचित वस्तु
मिल ही गई। कहीं कहीं यही टेपरिका टाइपराइटर तो नहीं जिससे धमकी वाला पत्र टाइप किया जाता है। टाइपराइटर के नीचे गुलाबी रंग का कागज को मिल गए और मशीन में कागज चढ़ाकर वह मैसेज टाइप किया तो उसका माथा ठनका आई। तो यह चक्कर है, शायद रोमा ही अपने पति को धमकी दे रही है, लेकिन क्यों? प के अक्षरों में पहचान में तनिक उसे तनिक भी देर न लगी। और इसके बाद एक सप्ताह शांति से गुजरा। इस बीच धमकी वाला कोई पत्र नहीं आया। लगता है धमकी देने वाला बीमा को आपके साथ देखकर डर गया है। आपके कोई खतरा नहीं लगता। अब उसे नौकरी पर रखने की क्या जरूरत है? पता नहीं तुम्हें क्या चिढ़ है। खैर, तुम यही चाहती हो न आज, तो मैं आज ही उसे जाने को कह दूंगा। और आप इसमें जाते समय जो ही भीमा गैरेज की से कार निकल कर गेट पाया, भीमा रोमा का कहना है कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है, तुम शाम को नौकरी छोड़ कर जा सकते हो। आज अकेले ही ऑफिस जाऊंगा, जैसी आपकी इच्छा सर। और हरामजादी रोमा, मैं देखता हूँ कि तुम अपने रास्ते से कैसे हटाती है। और और फिर जब रोमा नहाने के लिए बाथरूम में गई तो स्टोर में पहुंचा। हरामजादी बिना माल पानी अब यहाँ से नहीं जाने वाला। और दोपहर को, मैडम मैं रहने का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ, शाम तक लौटाऊंगा, ठीक है। और कुछ देर बाद ही सेठ श्याम सुंदर के ऑफिस के बाहर खड़ी अपनी उसकी गाड़ी के पास पहुंचा। इसे हैंडल में फंसा देता हूँ। और शाम को सेठ श्याम सुंदर लौटने के जब भीमा सूटकेस लिए अपने जाने के लिए गेट पर खड़ा था, हे भगवान, आज ये इतनी तेज गाड़ी चलाकर क्यों आ रहे हैं? उप, अब आएगा मजा। और चीखते हुए ब्रेक के साथ ही गाड़ी आकर रुकी। तभी रोमा भीमा के निकट प्रकट हुई। तो यह तुम्हारी शरारत है? हाँ, बस तुम्हारी शरारत से रिपीट करना है मैंने। तुम एक मक्कार हो, खतरनाक आदमी हो। बीच से हट जाओ वरना पछताना पड़ेगा। धमकी मत दो वरना गर्दन तोड़ कर रख दूंगा। तुम बताओ, तुम किस फिराक में हो? इस सुहेन के पास करोड़ों के हीरे हैं, लेकिन किंतु यह यह मैं जानती हूँ, यह देश छोड़ने के लिए धमकी दी थी और देश छोड़ते समय हीरा अपने साथ ले जाएगा। और मुल्क से बाहर पहुंचकर इसके हीरे छीन कर इसकी छुट्टी मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। बहुत खूब, मगर इसने अतीत का भेद कैसे मालूम हुआ? लगभग 5 वर्ष पूर्व जब मैं विवाह किया तो मैं प्रेस और तनाव में रहता था। अक्सर नींद में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैंने इसकी बड़बड़ाहट पर ध्यान नहीं दिया, परंतु जब बड़बड़ाहट को मैंने हीरे मार डालूंगा, कभी नहीं दूंगा जैसे शब्द सुने तो सुनने में आए, और बड़बड़ाहट को ध्यान देना शुरू कर दिया। लगा और लगातार मुझे बहुत सी रातों तक जाग कर जब मैंने इसकी बड़बड़ाहट को नोट करना और समझना शुरू किया तो चौकीदार व उसकी पत्नी की हत्या करके हीरे प्राप्त करने की सारी कहानी मेरी समझ में आ गई, जिसका फायदा मैंने इसे डराने धमकाने के लिए उठाया। बहुत खूब, तुम अक्लमंद ही नहीं दिलेर भी हो। तो फिर मिलाओ हाथ, चाहे हम दोनों बराबरी के हिस्सेदार साथ साथ काम करते हैं। भीमा कुछ अटपटा सा लगा, मगर उसने शर्त स्वीकार कर ली। मंजूर है। यदि तुमने धोखा देने की कोशिश की तो अंजाम तुम समझ जिम्मेदार होगी। यकीन रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और सुबह श्याम सुंदर ऑफिस में, मैं लाली मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। आप हुक्म कीजिए बस। अपने ऑफिस के मखमली कपड़े में लिपटा एक पैकेट निकाला और लाली को हवाले करते हुआ बोला, इसमें पास रख लो। कल मैं दुबई जा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे सम, तुम अपना ही समझना, मगर मेरे जीवित रहते ही इसे खोलने की कोशिश मत करना। जी, बहुत अच्छा। और लाली पैकेट सौंपने के बाद राहत की सांस ली और ऑफिस से बाहर आ गया। भीमा, इसे गाड़ी में रख दो और सीधे बैंक चलो। जी सर।
और भीमा का माथा ठनका। वापिस आते समय इस ब्रिकेट को उठाया तो ब्रिकेट में कुछ हिलता जुलता सामान महसूस था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिकेट में कागज के अलावा कुछ भी नहीं है। जरूरी इसमें हीरे रहे होंगे। अपनी सेक्रेटरी लाली को दे आया होगा। और श्याम सुंदर ने यह बात जब रोमा को बताई, खुशी से झूम उठी। तुम्हारा अनुमान सही है, वह कुतिया बहुत ही विश्वास करता है। क्या तुम उस पर दबाव डालकर वह हीरे प्राप्त कर सकते हो? हाँ, अवसर मिलने पर कोशिश करूंगा। और दूसरे दिन सुबह एयरपोर्ट पर गुड मॉर्निंग कोट वाला। हीरे के धंधे धंधे के लिए सिलसिले से अक्सर मैं बाहर जाया करता हूँ, अतः एयरपोर्ट कर्मचारी अच्छी तरह पहचानते थे। और वो दुबई जाते ही भीमा निलाली के घर पर दबोचा। यदि अपनी खैर चाहती है तो हीरे श्याम सुंदर ने दिए हैं वे मेरे हवाले कर दे, वरना मार डालूंगी। हीरे? कौन से हीरे? इसने इनकार पर हाथ उठाया भीमा ने लाली पर, और बुरी तरह चटपटाती रहने लगी। और जो अपनी जुबान नहीं खोली। अंत में बेहोश होकर भीमा ने सारे दफ्तर की तलाशी ली, मगर उसे कुछ नहीं मिला। और अंत में बेहोश होते जो अंत में हारे जुआरी की तरह फार्म पर वापिस आया। क्या कुछ नहीं बताया उसने? नहीं, वह पक्की नमक हलाल है। हमें ने सारा दफ्तर छान मारा, हीरे नहीं मिले। पर तुम चिंता मत करो, मैं एक बार फिर श्याम सुंदर से हीरे हासिल करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे उसका कत्ल ही क्यों न करना पड़े। सच भीमा? और श्याम सुंदर जब कई दिनों बाद दुबई से वापस लौटा तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कई महीनों का बीमार का रोगी अपनी आंखों के अंदर धसी हुई चेहरा हल्दी सा पीला था। भीमा लाली, फोन करके तुम जल्दी यहाँ बुलाओ, और उसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। वह अपने हीरे लेकर चंपत हो गई है सर। उसे विश्वास करने की आपने बहुत बड़ी गलती की। अगले ही पल, कमीने, उस पर नहीं तुम पर विश्वास करने की मैंने गलती की है। और इससे पहले पहले वह बार गाली दूसरी गाली दनाता थाक। रोमी की रिवॉल्वर अपने कब्जे में लिया। खबरदार हिलना नहीं, मरना। तुम गुड रोमा, सुअर की औलाद, तूने मुझे मारा, मुझ पर हाथ डाला। तेरे पास जितने भी हीरे हैं हमारे हवाले कर दे, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। तुमको नापाक मेरे हीरे तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा तो ये ले, डिशूं डिशूं। और यही ताक और यही ताकत भीमा से चूक हो गई, और उसे एक शक्तिशाली गुस्से बीमार श्याम सुंदर की जान ले ली। इस मोटे मोटे गैंडे, तूने यह क्या किया? अपनी जुबान जुबान काबू में रख, वरना तेरा भी यही हाल कर दूंगा। तभी टेलीफोन की घंटी बजाई। सांप क्यों सूंघ गया है? टेलीफोन उठा। गुड मॉर्निंग इवनिंग मैडम, मैं लाली बोल रही हूँ, बॉस से बात करनी है। लाली की बात सुनकर तेज झटपटा कर रोमा के हाथ से उसकी जुबान लड़खड़ाई। मगर 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 क्या मैडम, क्या हुआ उन्हें? रोमा की आवाज़ लड़खड़ाते देख भीमा ने एक झटके से उससे रिसीवर छीन लिया। हेलो, कौन? मैं लाली बोल रही हूँ। क्या बात है? बास को से बात कराओ। लेकिन तुम अभी वह दुबई से नहीं आई? मगर उन्हें उन्हें तो आज ही यहाँ पहुँचना था। हाँ, मगर उन हो सकता है जरूरी काम से उन्हें रुकना पड़ा हो। ठीक है, जैसे ही वे आए मुझे सूचित कर देना। इतना कहकर दूसरे से संबंध विशेष हो गया। अब क्या होगा लाली? हमारे मुसीबत खड़ी कर सकती है, संभाल लो अपने आप को। अगर लाश ठीक ठीक से ठिकाने लगा दी जाए तो मुसीबत नहीं होगी। और किसी तरह रोमा ने अपनी घबराहट को काबू पाकर बोली, हम लाश को फार्म हाउस के पीछे कुएं में छुपा सकते हैं। गुड, अंधेरा होने पर यह काम करेंगे। और रात उतने पर श्याम सुंदर की लाश को एक भारी पत्थर को बांध कर उस कुएं में डाल दिया। और हीरो की समस्या जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई थी। मगर मगर भीमा चुप रहने वाला नहीं था। अगले ही दिन वह एक बार फिर लाली के पास पहुंचा। सुनो, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, सच सच बताओ, दुबई जाते समय सेठ तुम्हें क्या देख गया था? उन्होंने
उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, अपने आने उसके आने पर खुद पूछ लेना। तब भीमा भीमा एक कत्ल कर चुका था, उस अपना गुस्सा रोकना कठिन हो गया था। अगले ही पल लाली क्रोध से उबल पड़ा। कमीने, जलील, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। अगर तू इसी तरह सेठ की वफादार बनी रही तो तेरा पेट चीर डालूंगा। बोल, बताती है चीरू पेट। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। और जैसे ही भीमा चाकू की नोक को हल्का सा दबाव दिया, आह, बताती हूँ पुलिस, छोड़ दे। अब आई न रास्ते पर। भीमा ने लाली के पेट में चाकू हटा लिया। हीरे सेठ ने अपनी कोट के बटनों में छिपा रखे हैं। तभी तो कोट के बटन जरूरत से ज़्यादा बड़े आकार के नज़र थे। ठीक है, लेकिन अगर यह बात झूठी हुई तो तुम्हें अपना आखिरी झूठ समझना। अगले ही पल मनुष्य की लाश कुएं में से बाहर निकाल कर जहमत उठानी पड़ेगी, मगर पहले रोमा का पीछा छुड़ाना होगा। उधर भीमा से पीछा छुड़ने के बाद लाली लाली गहराई से सोच रही थी। ट्रंक कॉल पर बास ने आज ही लौटने को कहा था। अगर कुछ देर और रुकना था, मैं इसकी सूचना अवश्य देते। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। पुलिस को रिपोर्ट करने से पहले मुझे एयरपोर्ट पर मालूम करती करूं। और अगले ही पल गुड आफ्टरनून एयर इंक्वायरी, दुबई से आने वाली फ्लाइट मिस्टर कोटवाला यानी सेठ सुंदर आए या नहीं। आज कुछ ही पलों में लाली एयरपोर्ट से जवाब मिला, वे कल ही फ्लाइट से आ चुके हैं मैडम। ओह। और फिर कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर हीरे के प्रसिद्ध व्यापारी से सेठ श्याम सुंदर दास की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। वे 5 दिन के लिए दुबई गए थे, लेकिन कल दोपहर ही वे यहाँ पहुँच गए। मगर उनके बॉडीगार्ड का कहना है वे अभी तक घर नहीं पहुँचे। तो इसका कौन है इसका बॉडीगार्ड? भीमा बास ने कुछ दिन पहले ही उसे बॉडीगार्ड और ड्राइवर का काम रखा था। गुंडा दिखने वाला वह खतरनाक आदमी है। इंस्पेक्टर की भौहें की, मगर कोटवाल के बॉडीगार्ड रखने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? बास को कुछ धमकी दे रहा था, बेहद भयभीत थे, इसलिए उन्होंने भीमा को नौकरी पर रखा था। ओके मैडम, आप एफआईआर दर्ज करवा दिए, बाकी काम हम करते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। और उधर उधर फार्म हाउस पर लाली बहुत तेज तराक औरत है। हीरो के बारे में कोई टिप नहीं दी। वह सेठ गायब पाकर वह पुलिस को सूचित जरूर कर देगी। और और पुलिस को खोजी कुत्ते सेठ की तलाश करते हुए ढूंढ निकालेंगे। मैं कल ही शाम तक यहाँ से फुट रहा हूँ। तुम भी अपना बोरिया बिस्तर समेट लो और लाश को मिलने से पहले तुम यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। ठीक है, हम दोनों कल ही अपने अपने रास्ते हो लेंगे। दूसरे दिन सुबह अपना सामान पैक कर रहा था, तभी कौन हो सकता है इस समय? कोई भी हो, जाकर दरवाज़ा खोलो। और धड़कते दिल से उठी और सांसों के साथ रोमा ने दरवाज़ा खोला। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग? क्या बात इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर गणेश अंदर आ गया और चारों तरफ खोजपूरी नजरें डालता हुआ बोला, कोई खास बात नहीं मैडम, श्याम सुंदर मेरे एक जरूरी काम था। वे दुबई दुबई गए हुए हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे जैसे कुछ सुना ही नहीं। इस नौजवान का परिचय, ये हमारा ड्राइवर भीमा। बातें करते रहने के साथ ही गणेश अपनी पैनी निगाहें और वस्तु को बारीक से निरीक्षण करता रहा। आप शायद सामान पैक कर रही हैं क्या? कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, दुबई से उनका फ़ोन आया था कि परसों ही पेरिस में रहने के का फैसला कर लिया है। बहुत जल्दबाजी करते हैं, संभव है यहाँ आते ही वहाँ जाना पड़े। अतः मैंने उससे पहले ही पूरी तैयारी करने, ताकि खास अच्छी चीज़ें न छूट जाएं। तभी इंस्पेक्टर गणेश की कालीन पर उसे पाँव के पास एक बटन पड़ा दिखाई दिया। यह किसके कोट का बटन है? क्या यह बटन कोई सूत्र साबित हो पाएगा? और सिगरेट सुलगाने के बाद उसने जानबूझकर लाइटर को नीचे गिरा दिया। सॉरी। और फिर लाइटर
के उठाने के साथ साथ उसने बड़ी सफाई से बटन भी उठा लिया। ओके मैडम, सारी डिस्टर्बेंस। जब सेठ आए तो जाने से पहले मुझसे उनकी बात करा दें, ठीक है? चलो जान छुट्टी। और इंस्पेक्टर के जाते ही, यह सारा पखेड़ा तुमने खड़ा किया है। अगर पुलिस को उसकी लाश मिल गई तो पुलिस सब कुछ बता दूंगी। सेटअप मेरे साथ तुम भी गले तक इस हत्या में फंसी हुई हो। अगर तुमने एक शब्द भी उगला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा गला छोड़ दो कमीने, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। भीमा सिर दीव गुस्से को दबा कर रह गया। वह बना बनाया खेल बिगड़ते नहीं देना चाहता था। जरा सोचो, इंस्पेक्टर वास्तव में सेठ जी से मिलने आया या वह किसी और चक्कर में। क्या पता वैसे ही क्लाइंट के साथ उसे फर्श की और कोई चीज उठाई थी। लेकिन हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? जब पुलिस उसकी लाश तक नहीं पहुंचती तब तक यहाँ हजारों मील दूर होंगे, और तुम वहाँ करोड़ों की अब करोड़ों की आबादी में खोज निकालना भूसे के सिर में ढुई वाली बात होगी, सुई वाली बात होगी। शायद तुम ठीक कह रहे हो। फिर वह दोपहर को भोजन करने के पश्चात तुमने फार्म हाउस छोड़ दिया होगा। गुड गुड लक बीमा, तुम्हें भी गुड लक। और शहर आकर भीमा ने एक लंबी रस्सी व लोहे का एक हुक खरीदा। अब मुझे कुएं से आसानी से निकाल सकूंगा। उधर मुझे श्याम सुंदर के फार्म हाउस में यह बटन मिला है। क्या तुम यह बता सकती हो किसका हो सकता है? यह बांस की कोट का की बाह का बटन है। जरूर उनके साथ कोई दुर्घटना घट चुकी है। खैर तुम चिंता मत करो, वह मोटा भैंसा बच नहीं पाएगा। वह मेरी बराबर निगरानी में है। बीमा पर नजर रखने के लिए इंस्पेक्टर गणेश ने सादे कपड़ों में पहले ही हवलदार की ड्यूटी लगा दी थी, और इस खतरे से अनजान काम में लीन था। अब वह सारे हीरे अकेले के होंगे। और रस्सी के सिरे में लोहे का हुक फंसाकर उसने कुंडे में डालकर बड़ी मुश्किल से 2-3 मिनट ही हुए थे। लाश के सड़ने जैसी बू आ रही है कुएं से, है ना दोस्त? घबराहट में बीमा के हाथ से रस्सी छूटते छूटते बची। उसका चेहरा पीला पड़ गया और सर्द लहज में रीढ़ की हड्डी होकर गुजर गई। मैं रोज का काम है कुत्ते को घुमाने, इधर से कूदता हूँ। क्या बात है आज मिस्टर कोट वाला मिस्टर कोट वाला नहीं दिखाई दे रहे? वे दुबई गए हुए हैं। लेकिन तुम इस कुएं से क्या कर निकाल रही हो? दरअसल इस कुएं में कुत्ता गिरकर मर गया है। उसकी लाश निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा दोस्त, चलता हूँ। कोट वाला को मेरा सलाम करना। जरूर यह जरूर परसों तक लौट आएंगे। उसके जाते ही बीमा निरायत के साथ ही बाल बाल बच गया। अगर लाश को बाहर निकालने के बाद आता तो मेरी कब्र यहीं खुद गई होती। और मगर कब्र खुदने में खुद ही कुछ कुत्ते वाला आदमी हवलदार था जिसे इंस्पेक्टर गणेश ने उसकी ड्यूटी पर लगाया था। लेकिन लेकिन आपस अपार दौलत की सुखद कल्पना के साथ ही भीमापुन कुएं में तय में पड़े श्याम सुंदर की लाश को ओख में फंसाने की कोशिश में लग गया। फंस गया। बूढ़े, अब अधिक परेशान मत कर। और जल्दी ही सफलता मिली। माफ करना बॉस, मुझे थोड़ी सी तकलीफ दे रहा हूँ। और बॉस, लाश का हुक से बुरा लाश का बुरा हाल था, मगर वह कोट को सही सलामत था। कोट को उतारने के बाद लाश को पुनः कुएं में फेंक और काटेज से कोट के बटनों को तोड़ने लगा। मगर बटन के अंदर कुछ नहीं मिला। ये तो खाली है। उसे फिर उसने एक एक कर कोट के सारे बटन तोड़वाए, मगर उसमें कुछ भी नहीं था। अफसोस, तुम सारी मेहनत बेकार गई लाली। वाकई तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है तुम। हाँ, मैं तुम्हारी बातों बातों से ही समझ गई थी कि तुम जरूर लाली ने कुछ बताया है। यदि तुमने मुझे यह बात बता दी होती तो कुएं में श्याम सुंदर की लाश निकालने की जहमत न उठानी पड़ती, क्योंकि मैं जानती थी हीरे कम से कम कोर्ट में तो नहीं होंगे। भीमा ने गिरगिट की तरह रंग बदला। वाकई मैं गलती पर था।
हम दोनों साथ मिलकर मिलकर चलना चाहिए था। क्या तुम्हें कुछ अनुमान है हीरे कहाँ हो सकते हैं? हीरे लाली के पास हैं बेवकूफ। अब अपनी अकल को घोड़े दौड़ाओ और जल्दी से कोई तरकीब निकालो, वरना कुएं में आने वाली बदबू हमें सिर्फ पुलिस को गिरफ्तार में पहुंचा देगी। और फिर बीमा की आंखों में खून उतर आया। तुम ठीक कहती हो। अब बड़ी घात औरत है मालूम होती है, मगर अब उसे नहीं, उसे देख लूंगा। तभी एकाएक उसने कोट को ध्यान आते ही उसके दिमाग में एक विचार बिजली की तरह करुंदा। सुनो जरा, इस कोट को पहनना। आखिर करना क्या चाहती हो तुम? अरे पहले इसको पहने तो सही। ओढ़ना चाहते हो? ये रोमान ने कोट पहन लिया। वाह, तुम श्याम सुंदर बन सकती हो। एक हाँ, बस एक तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी मूछ की जरूरत है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कल सब समझ में आ जाएगा। और अपनी योजना को बीमा दिन में नकली दाढ़ी मूछ खरीद लाया। इन्हें लगाकर तुम सेठ जी की तरह दिखाई देने लगेगी। समझ समझ गई, लेकिन सारी यह चाल कामयाब हो पाएगी? दाढ़ी मूछ लगाने लगाने की ते ही तुम काफी हद तक अपनी पति की तरह दिखने लगी हो। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तुम्हारा माथा सिर पर पट्टी बांध कर छुपा देता हूँ। अच्छा, जरा जल्दी हाथ चलाओ। अधिक देर तक अपने शरीर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। और रही सही कसर कोर्ट ने पूरी कर दी। अब तुम बिल्कुल, अब गौर से देखने पर कोई नहीं पहचान सकता वाकई। और शाम को ठीक 5 बजे। हेलो लाली, मैं बीमा बोल रहा हूँ। सेठ जी लौट आए हैं, मगर वे बीमार और परेशान हैं। और आज रात वे फ्लाइट से हमेशा हमेशा के लिए फ्रांस जा रहे हैं। तुम्हें तुम्हें उन्हें तुम्हें अपना सामान दिया हुआ उसे लेकर एयरपोर्ट पर निकट मिलने को कहा है। इतना कहते ही विमान ने फोन काट दिया। लाली उसकी बात की सूचना पुलिस को देने जरूरी समझी। सर सर इंस्पेक्टर गणेश हियर, तुम वैसा ही करो जैसा उसने कहा है। ओके इंस्पेक्टर, अभी अभी भीमा का फोन आया। उसने कहा है कि बॉस आ गए हैं और शाम 7 बजे वह फ्लाइट से फ्रांस जा रहे हैं। उन्हें मुझे एयरपोर्ट पर बुलाया है। अपनी योजना से अपनी योजना अनुसार भीमा और रोमा 6:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच गए और काली मस्जिद से उतरकर श्याम सुंदर वैसे ही सिर झुकाकर जो ही रोमा अंदर बढ़ी। ओह, बास सचमुच आ गए हैं। मुझे पैकेट बास को दे देना चाहिए। लाली और रोमा की पीठ ही दिखाई दी थी, मर चरित कोट को कारण लाली झांसे में आ गई थी। और अतीत मौका देखकर भीमा तेजी तेज लाली के पीछे लपका और पैकेट छीन कर वापस कार की ओर लपक गया। सर, वह जा रहा है। उसे जाने दो, पहले उसे कोर्ट वाली से निपटते हैं। रोमा ठीक कहती है लाली। आखिर वक्त में हीरे बाहर निकले। रोमा ठीक कहती थी ही लाली। आखिरी वक्त में हीरे बाहर निकाले निकालेगी और सिर दी उसे लेकर जाना चाहिए। और फार्म हाउस की बजाय कारों का अपने दोस्त की खाली की मकान की ओर मोड़ दिया। अब आएगा मजा। वापस जाकर जब रोमा फार्म हाउस पर नादान पाएगी और सिर पीट लेगी। हाँ हाँ, मेरी हिस्सेदारी बन बन रही थी आरामदादी। और वह हीरे के दर्शन करने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन वह खाली मकान में पहुंचा। उसने पैकेट को सिला मखमली हटाया, उधेड़ा। उप हे भगवान, भाग दौड़ के बाद यह सब किताब हाथ लगी है। लेकिन जैसे ही किताब के पन्ने पलटे, वह खुशी से झूम उठा। और इससे पहले कि उसे समेट पाता, बस जहाँ हो वहीं खड़े रहो, किताब के नीचे कर चुपचाप हाथ ऊपर कर लो, वरना शूट कर दूंगी। ओह तुम यहाँ? हाँ,
मुझे मालूम था कि तुम दौलत दौलत के लिए तुम मुझे इतनी आसानी से सगी माँ को भी धोखा दे सकता है। लेकिन मैं फ़ौरन ही भीतर टॉयलेट में वेश बदलने के बाद पुलिस को धोखा देने में कामयाब हो गई और टैक्सी से तुम्हारा पीछा करती हुई यहाँ तक आ पहुँची। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं रहूँगा, मैंने धोखा देने मेरा कोई इरादा नहीं था। गोली मत चलाना, मैं सिर्फ एक तिहाई से पर सफ़र कर लूँगा। नहीं, अब तुम इस लायक भी नहीं है कि तू हीरे, नहीं तुझे मौत मिलेगी। हीरे के परस हीरे के परस में डालने के बाद किताब की जिल्द फाड़ डाली। तो यह यहाँ कैद है मेरी जिंदगी। और अगले ही पल उसने छिपाया गया रक्त जनित चाकू उस और फोटो पर पा लिया। ये क्या, तुम क्या समझते थे कि इन हीरों के लिए मैंने तुम्हारा साथ दिया? नहीं, हकीकत यह थी कि इस चाकू और फोटो चाहिए थे। और मैं जानती थी श्याम सुंदर ने यह चाकू और फोटो बेशकीमती हीरो के साथ रखा होगा। 5 साल पहले मेरे हाथों से एक आदमी का खून हो गया था और श्याम सुंदर ने मौका मिलते ही फोटो खींचने में कामयाब हो गया। इसी कारण मुझे अब शादी करनी पड़ी और तब से आज तक उसकी कठपुतली बन गई। रोमा ने ध्यान से चाकू व फोटो को अपना अपना वाक्य पूरा कर सका, लेकिन भीमा ने तुरंत ही मौका का फायदा उठाया और अगले ही पल बाजी पलट गई। भीमा के हाथ में थी। कहो कैसी रही तुम्हारी अमानत? मिल गई, इसलिए मुझे मेरी अमानत मिलनी चाहिए। चलो हीरे हीरे को इधर करो, वरना वरना गोली मत चलाना। लो हीरे अपने। हीरो का पर्स लेकर खिसकता हुआ दरवाजे की ओर जा पहुंचा। आज के बाद तू आज़ाद है और मैं भी। शुक्र मना कि मैंने तुझे कुएं में तेरे पति के पास नहीं भेज रहा। चाल विदा। वो लेकिन जैसे ही दरवाजे बाहर से दरवाज़ा बंद करके भीमा कमरे की खिड़की के सामने से गुजरा। कमीने, तू इस तरह नहीं जा सकता। आ। रोमा का चाकू खूनी चाकू एक बार फिर खून से रंग गया। असली आज़ादी तो अब तुझे अब मिली है कमीने। अब तू आराम से अपनी ज़िंदगी मौज मना। लेकिन मैं लेकिन अभी मरा नहीं था। हीरो वाला पर्स जैसे ही उठाया, रोमा रोमा मुड़ने को हुई। उसके शरीर की अंतिम हरकत हुई। अगले ही पल सारे हीरे एक लहूलुहान मृत शरीरों के ऊपर बिखर गए। जब वहां पुलिस पहुंची तो हीरे के रूप में पर उनकी कफन ने उसी तरह बिखरे पड़े थे। यह दोनों तो गए काम से, लेकिन मिस्टर कोट वाला तो यहाँ नहीं है, उनके पीछे कुएं में है। इन हीरो के लिए उन्होंने अपना कत्ल किया और स्वयं भी मौत की आगोश में चले गए। समाप्त दोस्तों।